परेशान होते हुए खुद से कहती है, ये अनुराग ने इसमें मेरा और युग का नाम क्यों लिखा है? क्या हम भी इसकी कहानी के कोई किरदार हैं? चित्रा की समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग ने आखिर यक्षिणी की कहानी के किरदार वाली लिस्ट में उसका और युग का नाम क्यों लिख कर रखा हुआ था। उस पेज पर बस चित्रा और युग का नाम लिखा हुआ था। उनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था। जैसा बाकी किरदारों के नाम के आगे डिटेल से लिखा हुआ था, वैसा कुछ नहीं था। चित्रा और युग दोनों के नाम के आगे की जगह अनुराग ने खाली छोड़कर रखी हुई थी, जैसे वो उन दोनों के बारे में वहां पर कुछ लिखने वाला हो। पर अभी तक उसकी समझ में नहीं आया हो कि क्या लिखना है, इसलिए जगह खाली छोड़ी हो। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, आखिर अनुराग ने इसमें हमारा नाम क्यों लिखा हुआ है? वो चाहता क्या है? चित्रा की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अनुराग ने उनका नाम वहां पर क्यों लिखा था। चित्रा को लगने लग जाता है जैसे अनुराग ने दूसरे पेज में उनके बारे में लिखा हो। इसलिए चित्रा उस पेज को छोड़कर दूसरा पेज देखने लग जाती है। जब चित्रा दूसरे पेज पर लिखा हुआ पढ़ती है तो देखती है कि उसमें एक अलग ही नई चीज लिखी हुई थी, जो बाकी के पेजों पर लिखी डिटेल से अलग थी। चित्रा उस पेज की हेडिंग को पढ़ते हुए खुद से कहती है, कहानी के किरदारों के शक्तिशाली हथियार। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अब ये क्या चीज है भला? चित्रा पेज पर आगे लिखा पढ़ते हुए कहती है, भक्षानिर की कुल्हाड़ी। भक्षानिर के पास जो सबसे शक्तिशाली हथियार था वो था उसकी कुल्हाड़ी, जिसका वजन करीब 10 टन था। वो कुल्हाड़ी पीले रंग में उसकी पीली आंखों की तरह चमका करती थी। उसी कुल्हाड़ी पर 5 निशान बने हुए थे। पहला निशान था पानी का, दूसरा आग का, तीसरा बवंडर का, चौथा इन्फिनिटी का और पांचवा निशान था एक आंख का। यही वो 5 निशान थे जो उस कुल्हाड़ी को कोई आम कुल्हाड़ी से अलग शक्तिशाली बनाते थे। जैसे जैसे उस कुल्हाड़ी पर किसी का खून लगता था, उस कुल्हाड़ी की शक्ति और ज्यादा बढ़ती जाती थी। इतना पढ़कर चित्रा समझ गई थी कि उसके हाथ जो पेज लगा था, उसमें कहानी के किरदारों के पास जो शक्तिशाली हथियार थे उनके बारे में लिखा हुआ था। चित्रा आगे के हथियार के बारे में पढ़ते हुए कहती है, महाडायन की चोटी और उसका हीरा। महाडायन की चोटी में 100 डायनों की शक्ति थी। यही चोटी महाडायन को बाकी की डायनों से अलग बनाती थी। महाडायन की चोटी सबसे ज्यादा लंबी थी, इतनी लंबी कि जिसका अंतिम छोर कभी दिखाई नहीं देता था। उसकी चोटी में इतनी ताकत थी कि जिसके गले से उसकी चोटी लिपट जाए तो तब तक न छोड़े जब तक उसका सिर धड़ से अलग न कर दे। महाडायन के पास उसकी चोटी के अलावा एक और शक्तिशाली हथियार था, और वो था उसका हीरा, जो हरे रंग में चमकता था क्योंकि वो हीरा प्रकृति से शक्ति प्राप्त करता था। उस हरे हीरे का एक और नाम था, और वो था ख्वाहिशों का हीरा। महाडायन के हीरे से सभी ख्वाहिशों को पूरा किया जा सकता था। यही कारण था कि इसे ख्वाहिशों का हीरा कहा जाता था। चित्रा एक एक करके कागज में लिखे सभी किरदारों के शक्तिशाली हथियार के बारे में पढ़ते जा रही थी। उन्हीं कागजों में मायाधारी की मायावी आंखों के बारे में लिखा हुआ था, तो साथ ही अघोरी की तंत्र मंत्र किताब के बारे में भी लिखा हुआ था, जिसमें छोटे मोटे टोने टोटकियों से लेकर यक्षिणी को पकड़ने के मंत्र तक के बारे में लिखा हुआ था। चित्रा जब अगला पेज पढ़ती है तो देखती है कि उसमें यक्षिणी के ताज के बारे में लिखा हुआ था। अनुराग ने यक्षिणी के ताज के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल्स में लिखा हुआ था, इतने ज्यादा डिटेल्स में कि पूरा एक पेज बस यक्षिणी के ताज के बारे में लिखा हुआ था कि उसकी चमक कैसी थी, उस पर क्या डिजाइन बनी हुई थी, साथ ही उसमें क्या क्या शक्तियां थी, उससे क्या क्या किया जा सकता था। वहीं से चित्रा को भी पता चल गया था कि यक्षिणी के ताज में वो शक्ति थी कि जिससे ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता था। जब चित्रा गौर से यक्षिणी के ताज के बारे में पढ़ती है तो उसकी आंखों के सामने उसी तरह ताज की भी इमेज बनने लग जाती है, जैसे यक्षिणी के सौंदर्य रूप की बनी थी। चित्रा को ऐसा लगने लग गया था कि ताज कागज में ही बना हुआ था। उसने अपने हाथ में कोई कागज नहीं बल्कि सचमुच ताज पकड़ा हुआ था। चित्रा को बस ताज दिखाई देने नहीं लग गया था, बल्कि पूरी तरह उसके दिमाग में ताज की इमेज बस गई थी। उसके अंदर भी यक्षिणी के ताज को देखने की इच्छा जागृत हो गई थी। चित्रा को जैसे ही कागज में ताज दिखाई देने लग जाता है, वो अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। जैसे ताज की डिटेल्स अनुराग ने उस कागज में लिखी थी, हूबहू वैसा ही ताज उसने अपनी पेंटिंग में बनाया हुआ था, जो इस वक्त वो अपने हाथ में पकड़े हुए थी। उसके सामने अनुराग खड़ा हुआ था, जो बड़ी खामोशी के साथ उसकी सारी बातें सुनते जा रहा था। चित्रा अपनी बात को खत्म करते हुए अनुराग से कहती है, उस दिन जब मैंने ताज के बारे में पढ़ा तो पता नहीं क्यों मैं उस ताज को भुला ही नहीं पाई अनुराग। मेरे दिमाग में रह रहकर उस ताज का ही ख्याल आ रहा था।
और जब मैं पेंटिंग करने बैठी तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था। शायद इसी वजह से मैंने डायमंड नेकलेस बनाने की जगह ये ताज बना दिया। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। अनुराग चित्रा से कुछ कहने ही वाला था कि चित्रा कुछ सोचते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है। अनुराग, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात पूछने का सोच रही थी, पर काम में इतनी उलझ जाती थी कि ये बात पूछना ही भूल जाती थी मैं तुमसे। अनुराग झट से पूछता है, कैसी बात चित्रा? चित्रा पलट कर कहती है, मुझे अच्छे से याद है, उन कागजों में जो किरदारों वाली लिस्ट थी उसमें मेरा और युग का नाम भी लिखा हुआ था। तुमने उसमें हमारा नाम क्यों लिखा था अनुराग? अनुराग खामोशी के साथ चित्रा से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। चित्रा फिर अनुराग से पूछ पड़ती है, तुम चुप क्यों हो अनुराग? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। अनुराग कुछ हिचकिचाते हुए कहता है, चित्रा, मैंने तुमसे कहा था ना, यक्षिणी की कहानी अब बस यक्षिणी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी कहानी बन चुकी है तुम्हारे आने से। इतना कहकर अनुराग खुद चुप हो जाता है। चित्रा फिर बोलती है, तुम फिर चुप हो गए अनुराग, अपनी बात पूरी करो। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अनुराग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, मैं यक्षिणी की कहानी में एक किरदार तुम्हारे और युग के नाम का भी रखना चाहता हूँ, ताकि ये कहानी मेरे जीवन में अमर बन जाए। जितना प्यार मुझे यक्षिणी से है, मेरा मतलब है कि मेरी कहानी से है, उतना ही तुमसे और युग से भी तो है। तो मुझे लगता है उस कहानी में तुम दोनों का नाम भी होना चाहिए, इसलिए मैंने वहां पर तुम्हारा और युग का नाम लिखा हुआ था। सोचा था किताब छपने के बाद तुम्हें और युग को सरप्राइज दूंगा, पर तुम्हें ये बात पहले ही पता चल गई। चित्रा बड़ी खामोशी के साथ अनुराग की सारी बातें सुन रही थी, पर उसकी आंखें देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखे हुए थे। उसे अनुराग की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हारे और युग के बारे में क्या लिखूं? जैसे हो वैसे ही लिखूं या कुछ मन से लिखूं? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो जगह मैंने खाली छोड़ दी थी, ताकि बाद में आके लिख दूंगा। अनुराग की बातें सुनकर चित्रा गुस्से से भर गई थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल होने लग गया था। चित्रा अनुराग पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए कहती है, अनुराग, अगर तुमने उस जगह को खाली छोड़ा है तो हमेशा खाली ही छोड़े रखना। मैं तो कहती हूँ उस जगह से तुम हमारे नाम ही काट देना। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, नाम काट देना? पर क्यों चित्रा? चित्रा झट से पलट कर कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी इस घटिया कहानी में मेरा और मेरे बच्चे का नाम तक आए। खबरदार, अगर तुमने अपनी कहानी में मेरा और युग का नाम तक लिखा, अगर उस कहानी में तुमने हमारा नाम लिखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अनुराग, समझे तुम? अनुराग परेशान होते हुए कहता है, कि तुम क्या नाप शनाप बोले जा रही हो चित्रा? मैं बस नाम ही तो लिख रहा हूँ, और तुम्हारे बारे में कुछ थोड़ी लिख रहा हूँ। चित्रा मुंह बनाते हुए कहती है, मैंने कहा ना तुमसे, हमारा नाम तक नहीं लिखना है तुम्हें यक्षिणी की कहानी में। मैं नहीं चाहती जिस जगह यक्षिणी का नाम लिखा हो वहां पर मेरा और मेरे बेटे का नाम तक आए। अनुराग झट से पूछता है, पर क्यों चित्रा, तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती हो? चित्रा गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, क्योंकि उस यक्षिणी ने तुम्हें हमसे छीन लिया है, दूर कर दिया है उसकी कहानी ने हमें तुमसे। और जिस कहानी ने मेरे परिवार को तोड़ा हो, मैं और मेरा बेटा उस घटिया कहानी के कोई किरदार नहीं बनना चाहते, समझे तुम? चित्रा की बात सुनकर अनुराग के दिल को गहरी ठेस पहुंची थी। अनुराग नम लहजे के साथ कहता है, क्या कहा चित्रा तुमने? घटिया कहानी? इसका मतलब मेरी कहानी घटिया है? चित्रा हामी भरते हुए कहती है, हाँ अनुराग, तुम्हारी कहानी घटिया है। तुम्हारी कहानी में रखा ही क्या है? बस एक औरत ही तो है जो हर पूर्णिमा अमावस्या की रात अलग अलग मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार रही है। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं चित्रा, ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि एक अभिशाप की है। एक प्रेमिका की है जो बरसों से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। ये कहानी बलिदान की है। तुम अभी पूरी कहानी नहीं जानती ना, इसलिए ऐसा बोल रही हो। पर देखना, जिस दिन तुम यक्षिणी की पूरी कहानी जानोगी, मेरी तरह तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। चित्रा फिर कुछ कहने ही वाली थी कि अनुराग उससे पहले ही बोल पड़ता है, मुझे नहीं पता चित्रा कि तुम यक्षिणी की कहानी को मेरे सामने घटिया क्यों बोल रही हो, क्यों उसकी कहानी की बुराई कर रही हो, पर मेरा दिल जानता है कि तुम भी अंदर ही अंदर यक्षिणी को बहुत पसंद करती हो। वो तुम्हें इतना पसंद है, तभी तो बस सिर्फ उसके ताज के बारे में पढ़कर तुमने उसके ताज की इतनी अच्छी पेंटिंग बना दी। चित्रा अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहती है, मैं यक्षिणी को पसंद नहीं करती हूँ अनुराग। अनुराग चित्रा की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बल्कि अपने ही मन की लगाते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रही हो चित्रा, मैं जानता हूँ तुम्हें यक्षिणी पसंद है। मैं तो कहता हूँ मेरी इस किताब का कवर भी तुम ही बनाओ, जिसमें यक्षिणी हो। मैं तुम्हें बताऊंगा वो कैसी दिखती थी।
अनुराग यक्षिणी की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हें पता है चित्रा, यक्षिणी बहुत ही सुंदर थी। उसके बाल उसके बाल उसकी कमर के नीचे तक आते थे। उसके होठ गुलाबी थे। उसकी कमर इतनी सुडौल थी कि अनुराग चित्रा के सामने यक्षिणी के हुस्न की तारीफ करने लग जाता है, जिसे सुनकर चित्रा और भी ज्यादा यक्षिणी से नफरत करने लग जाती है, गुस्से से लाल होने लग जाती है। चित्रा की जगह अगर कोई और स्त्री भी रहती तो अपने पति के मुंह से किसी पराई स्त्री की तारीफ सुनते देख वो भी गुस्से से भर जाती। चित्रा का गुस्सा होना जायज था। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, तुम बनाओगी न चित्रा यक्षिणी की पेंटिंग मेरी किताब के लिए? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम यक्षिणी की उतनी ही खूबसूरत पेंटिंग बनाओगी जितनी वो है। चित्रा गुस्से के साथ कहती है, मैं यक्षिणी की कोई पेंटिंग नहीं बनाने वाली, समझे अनुराग तुम? ये सब तुम इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि मैंने अनजाने में ये ताज वाली पेंटिंग बना दी। तुम रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कि मैं यक्षिणी को कितना पसंद करती हूँ। इतना कहकर चित्रा अपने आसपास देखने लग जाती है। चित्रा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। अनुराग के हाथ में चित्रा को युग का कलर ब्रश नजर आता है, जिससे युग पेंटिंग में रंग भर रहा था। चित्रा तुरंत अनुराग के हाथ से वो ब्रश छीन लेती है। उस ब्रश में अभी भी ब्लैक वाटर कलर लगा हुआ था। चित्रा उस ब्रश को पेंटिंग के अंदर, जहाँ पर ताज बना हुआ था, उस हिस्से में गुस्से के साथ फेरते हुए कहती है, मैं यक्षिणी की किसी चीज को अपनी जिंदगी में क्या, अपनी बनाई पेंटिंग तक में नहीं आने दूंगी। अनुराग चित्रा को मना करते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो चित्रा? पेंटिंग बर्बाद क्यों कर रही हो? रुक जाओ। अनुराग चित्रा को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता है। चित्रा उस हिस्से को ब्लैक रंग से पूरी तरह कवर कर देती है जहाँ पर ताज था। अब वहाँ पर ताज दिखाई नहीं दे रहा था। अनुराग चित्रा को घूरते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया चित्रा? चित्रा आहें भरते हुए कहती है, वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैंने कहा ना मुझे यक्षिणी नहीं पसंद। यक्षिणी क्या, मुझे उसकी कोई चीज पसंद नहीं है। हर वो चीज जिसमें मुझे यक्षिणी का वजूद दिखाई देगा उसे मैं मिटा दूंगी, इस पेंटिंग की तरह बर्बाद कर दूंगी। इतना कहकर चित्रा गुस्से से वहां से जाने लग जाती है। चित्रा को इतना गुस्सा करते हुए देख एक पल के लिए अनुराग डर सा गया था। उसने आज से पहले चित्रा को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। अनुराग मन ही मन घबराते हुए सोचने लग जाता है, आखिर ये चित्रा यक्षिणी से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करने लग गई है कि इसने अपनी बनाई पेंटिंग को खुद अपने हाथों से खराब कर दिया? कहीं इसे मेरे और यक्षिणी के रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चल गया? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी